तो वेलकम क्लास, मेरा नाम भूपेंद्र है। लास्ट ये हमारी क्लास है सेकंड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास नंबर सेकंड, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास है ये हमारी। और इसमें हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मुगल एम्पायर औरंगजेब के बाद कब तक चलता है, कैसे चलता है, ठीक है। हमने ये देखा था कि लास्ट में जब बहादुर शाह आता है, बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह आता है, इन दो राजाओं को कवर कर चुके थे। लास्ट जो टॉपिक हमने जहाँ पर छोड़ी थी क्लास वो थी फर्रुखशियार तक। फर्रुखशियार कैसे राजा बनता है, वहाँ पर हमने क्लास ख़त्म की थी। एक बार दोबारा से मैं रिकैप कर देता हूँ, जो फर्रुखशियार है ये राजा कैसे बनता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्रुखशियार को। फर्रुखशियार 1713 में ये राजा बनता है और कब तक रहता है, 1719 तक। 1713 में ये राजा बनता है और 1719 तक ये राजा रहता है। फर्रुखशियार को राजा बनाने के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार थे वो थे सैयद ब्रदर। सैयद ब्रदर कौन थे, यानी दो भाई थे जिन्हें हम सैयद ब्रदर बोलते हैं, जिनका नाम क्या था। पहले का नाम था अब्दुल खान, अब्दुल्ला खान, और दूसरे का नाम था हुसैन अली। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने मिलकर जुल्फिकार को हराया, जहांगीर शाह को हराया और फर्रुखशियार को राजा बना दिया। ठीक है, इन सैयद ब्रदर को बोला जाता है किंग मेकर। जो किंग मेकर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, किंग मेकर के हम राजा नहीं हैं, हम किंग मेकर हैं, वो इनके देन है, ऑल्सो नोन एज किंग मेकर। अब किंग मेकर क्यों बोला जाता है? पहली बात तो इन्होंने फर्रुखशियार को राजा बनाया, और भी इन्होंने दो राजा और बनाए, खुद पावर में रहे लेकिन राजा दूसरों को बनाते रहे, तो इन्हें बोला जाता है किंग मेकर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि देखो आप किसी को भी राजा बना दो, किसी को भी हाथ में पावर दे दो, आप सोचो कि ये पावर मैं इस्तेमाल करूंगा, ये बहुत रेयरली होता है। इन्होंने क्या किया, फर्रुखशियार को राजा तो बना दिया, लेकिन फर्रुखशियार सोचा था कि हम फर्रुखशियार राजा रहेगा और काम सारा हम करते रहेंगे, जैसे जुल्फिकार कर रहा था वैसा हमेशा नहीं सही होता है, ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयरली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कोई ऐसा पपेट मिल जाए जो वास्तव में ही पपेट हो। ठीक है, नहीं तो यूजुअली जब कमज़ोर व्यक्ति के पास भी अगर पावर आती है तो उसका इस्तेमाल करने की ललक अपने आप जाग जाती है, वो भी कोशिश करता है कि हम इसको इस्तेमाल कर लें कैसे भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब ये समझो कि इन्होंने प्रयास तो किया लेकिन वैसा कुछ चला नहीं जैसा इन्होंने सोचा था। तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन सैयद ब्रदर और फर्रुखशियार चलता रहा। ठीक है, स्ट्रगल चलने के बावजूद फर्रुखशियार के टाइम पे कुछ बड़े काम हुए जो कि नोट करने लायक हैं, जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से काम हुए? पहला काम, जो स्वराज्य है, स्वराज्य स्वराज्य नहीं होगा, स्वराज होगा। ठीक, देखो जो स्वराज की मांग मराठाज कर रहे थे, अब इस चीज़ को समझना, मैंने क्यों काट दिया स्वराज्य को। ठीक है, तीन शब्द हैं, उनको एक बार समझ लो। एक होता है सुराज, सुराज, एक होता है स्वराज्य, स्वराज्य, और एक होता है स्वराज।
अब इसमें अंतर समझना। स्वराज का मतलब होता है अच्छा शासन, स्वागत, सुशोभित, है ना, सुंदर। जहाँ पर सु लग जाता है नाम के आगे, किसी शब्द के आगे सु लग जाता है, यानी वो अच्छा माना जाता है। शुभ घड़ी, शुभ समय, तो ऐसे ही सुराज यानी ऐसा शासन जो अच्छा माना जाए। राम राज्य एक स्वराज है, ठीक है। तो स्वराज यानी गुड गवर्नेंस। स्वराज, स्वराज का मतलब हम शासन करेंगे, आप शासन नहीं करेंगे। यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? हम संभालेंगे। शासन किसका होगा? हमारा होगा। इसे हम बोलते हैं स्वराज, हमारा राज। समझना चीजों को, स्वराज खुद शासन करेंगे हम। और दूसरा होता है स्वराज्य, तीसरा होता है हमारा क्या? स्वराज्य, यानी इस राज्य के मालिक हम हैं। स्वराज्य यानी राज्य हमारा है, हम मालिक हैं। तो हुआ ये था कि मराठा स्वराज की मांग कर रहे थे, यानी मराठा ये चाह रहे थे अनइंटरफियर्ड राज हमको मिल जाए डेक्कन का, जिसमें हम अपने मनमर्जी से राज करें, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बोलोगे, जिसे हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, ये डोमिनियन, ठीक है। जो मराठास मांग कर रहे थे, हमें चाहिए स्वराज, यानी हम मुगल सल्तनत का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, हम अपनी तरफ से राज कर लेंगे। आपको जो टैक्स चाहिए वो आप टैक्स हम आपको दे देंगे, आपको जो भी परसेंटेज ऑफ टैक्स चाहिए, जो भी आपको हमसे सेना चाहिए, मदद चाहिए, जो भी हमसे चाहिए वो हम आपको दे देंगे, लेकिन डे टू डे इंटरफेरेंस मत करो। दैट इज स्वराज। स्वराज्य की मांग नहीं थी, ठीक है। तो स्वराज की मांग मराठास कर रहे थे बड़े लंबे समय से। जैसे ये पहले सरदेश मुखी की मांग कर रहे थे, फिर इन्होंने चौथ की मांग की, अब इन्होंने स्वराज की मांग की। और ये तुरंत अपनी लिस्ट लेकर आ गए और बोले कि यार राजा चेंज हो गया, यानी अब कुछ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और मौका देखते ही चौका लग गया, इन्होंने स्वराज की मांग की और फर्रुखशियार ने तुरंत इनको स्वराज दे दिया कि भैया आप अपने मर्जी से जैसे चाहो वैसे राज करो, आपको राजा बना देता, मतलब राज दे दिया आपको, लेकिन मालिक नहीं हो। ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। आपको राज करने के लिए दिया है वो एरिया, आप उसके मालिक नहीं हो। टैक्स हम ही लेंगे, कलेक्ट भले ही आप करो, चौथ और सरदेश मुखी आप कलेक्ट कर लो, लेकिन टैक्स वो हमारा है, इन द नेम ऑफ अवर्स, हमारे नाम पर आपको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो स्वराज वॉज ग्रांटेड टू साहू। ठीक है, साहू को दे दिया भैया। जिजिया के अलावा जो और भी टैक्स जो पिलग्रिम पे लगते थे, यात्रा पर, तीर्थ यात्राओं पे लगते थे, पिलग्रिम टैक्सेस, ये भी खत्म कर दिए गए। जिजिया ऑलरेडी खत्म किया जा चुका है, जिजिया दोबारा से निकल कर आएगा, उसको मार्क करके रखना, वो फिर से सामने आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, हाँ, टॉलरेंट पॉलिसी। टॉलरेंट पॉलिसी। अब आप एक चीज़ समझो, फर्रुखशियार के टाइम पे कुछ खास हुआ नहीं, सैयद ब्रदर जो करना चाहते थे अपने करने की कोशिश करते रहे, है ना, और बेसिकली इन्होंने मराठास को शांत कर दिया। सिखों के साथ कोई नरमी नहीं है, ठीक है। टैक्सेस कुछ छोटे मोटे और हटा दिए, कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट इसमें देखने को नहीं मिली। हाँ, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि सैयद ब्रदर और फर्रुखशियार के बीच में कुछ ज़्यादा जमी नहीं, इनके बीच में आपस में कॉन्स्पिरेसी चलती रही। और एक टाइम आता है 1790 में
1719 में एक टाइम आता है जब फर्रुखशियार को हटा दिया जाता है सैयद ब्रदर द्वारा, इसे ये ख़त्म करवा देते हैं। सैयद ब्रदर के ख़त्म होने के बाद दो नए राजा बनाते हैं ये, पहले एक राजा बनाते हैं और वो राजा क्या थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे, नवजात शिशु थे, छोटे छोटे बच्चे, मतलब रहे होंगे 1 साल 1.5 साल के आसपास के बच्चे, उन्हें ये राजा बनाते हैं। स्लाइड चेंज हो जा। ठीक, तो 19 सॉरी यार एक मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया था मैं बताना यार, फर्रुखशियार के टाइम की। फर्रुखशियार के टाइम पे जिस चीज़ के लिए फर्रुखशियार याद रखा जाता है, जिस चीज़ के लिए फर्रुखशियार को गाली पड़ती हैं, वो चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, वो है फरमान। FARMAN। अब ये जो कदम है ये पूरी, ये समझ लो माचिस है ना, ये एक माचिस की तीली है जो कि पूरे एम्पायर को आग लगा देगी और ब्रिटिश एम्पायर को इस्टेब्लिश कर देगी। इसने क्या किया फर्रुखशियार ने 1719 में एक फरमान इशू किया। फरमान एक तरीके से आदेश, ठीक है, किसके लिए? अपने प्रजा के लिए और अपने वर्कर्स के लिए, या जो भी इसके सबऑर्डिनेट राजा थे उनके लिए। फरमान इशू ये किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या इशू किया इसने बोला कि सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ट्रेड करेगी बंगाल में। कहाँ ट्रेड करेगी? बंगाल में। ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड करेगी और बंगाल से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बेसिकली बंगाल मेड द ड्यूटी फ्री फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ध्यान रखना, बंगाल का ऑलरेडी एक गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का ऑलरेडी एक गवर्नर है जिसे इसने अपॉइंट कर रखा है। उसके लिए फरमान जाता है और फरमान जाके क्या कहता है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करना आसान हो जाता है, उसे प्रॉफिट अर्न करना आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन राइवलरीज। ओके, तो दे गॉट द एडवांटेज इन द टैक्सेशन। एंड फरमान डू वन थिंग ऑल्सो कि ये पास इशू करने की पावर देगा, ठीक है, राइट टू इशू पासिस, राइट टू इशू पास, जिसे हम बोलेंगे दस्तक। तो एक और पावर देता है फरमान ये किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप दस्तक इशू कर सकते हो और उस पास को, उस दस्तक को दिखाकर आपके जो भी ट्रेड्स है, जो भी शिप हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। फरमान बेसिकली एक रिटन ऑर्डर हो गया सबको बताने के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बताएगी कि हमारा कौन सा शिप है? तो उसके लिए इन्होंने पास इशू करने शुरू कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जहाज़ों को बोलती थी कि ये रहा पास, ये रहा दस्तक, लेकर जाओ, जो भी तुमसे टैक्स कलेक्ट करने आए उसे ये दिखा देना, तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दस्तक इशू किए जाएंगे किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब इन दस्तक का मिसयूज होना शुरू हो जाता है आगे चल के, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है तो अपने वर्कर्स लेकर आएगी, तो उनके वर्कर्स क्या करते थे? अपने एंड पर पर्सनल ट्रेड करना शुरू कर देते थे। तो जो दस्तक सरकार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इशू किए जाते थे, वही दस्तक ये लोग मिसयूज करते पर्सनल ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल करने लगे, जिससे एक हैवी लॉस होने लगा, टैक्सेशन में हैवी लॉस होने लगा, जिसका एक कारण बनता है बैटल ऑफ प्लासी जाकर।
बैटल ऑफ प्लासी जाकर बनता है, ठीक है, बड़ी कहानी है, उस पर आएंगे तब उस पर बात करेंगे। ठीक, अब ये अगर फरमान इशू ना होता तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल ना होती और शायद वो इतना लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज ना करती, और हो सकता है राज करने की नौबत भी ना आती। खैर, मिस्टेक फ्रॉम मिस्टेक, ठीक है। अब चलो फर्रुखसियार ने चलो इतनी गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे के राजा सुधार सकते थे, लेकिन नहीं सुधारे, क्योंकि इनके बाद जो राजा आया वो बड़ा कमाल का राजा था। मतलब ऐसा बेमिसाल राजा कि आपको देखने को ढूंढने को नहीं मिलेगा। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह, इसका एक फेमस नाम है रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। नाम इसका मोहम्मद शाही है, हरकतें की वजह से इसको नाम दे दिएगा रंगीला, ठीक है। कब आता है? 1719 में। कब तक रहता है? 1748 तक, ठीक। कौन लेकर आता है इसे? सैयद ब्रदर नहीं लेकर आते, ध्यान रखना, सैयद ब्रदर इसको लेकर नहीं आते हैं। कौन लेकर आते हैं? बहुत पावरफुल नोबल हुए हैं, बहुत बड़े अधिकारी, ताकतवर अधिकारी हुए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं निज़ाम उल मुल्क। क्या बोलेंगे हम उन्हें? निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। क्या बोलेंगे? निज़ाम उल मुल्क। तो निज़ाम उल मुल्क बड़े पावरफुल नोबल हुए, ये मोहम्मद शाह रंगीला को लेकर आते हैं और राजा बनाते हैं। अब क्योंकि सैयद ब्रदर्स की पावर कम हो चुकी है, तो और क्योंकि सैयद ब्रदर पर देशद्रोह के आरोप लग चुके हैं, तो 1720 कब? 1720 में सैयद ब्रदर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। सैयद ब्रदर वर एलिमिनेटेड, ठीक है। सैयद ब्रदर का काम यहां पे खत्म कर दिया जाता है। अब पिक्चर में कौन कौन है? मोहम्मद शाह और निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क भाई पैशनेट वाला व्यक्ति, ईमानदार, काम करने वाला व्यक्ति, ठीक। मोहम्मद शाह अपने फेमस थे अपने अतरंगी अंदाजों के लिए, जिसे हम बोल सकते हो, मतलब ये बड़ा शौकीन थे, शौकीन किस्म के व्यक्ति थे। WWK के, आप कहोगे सर ये WWK क्या है? हमने WWE सुना है, WWF सुना है, WWK क्या है? तो बच्चे WWK क्या है? ये है हमारी वाइन, विमेन और कथक। तो ये वो व्यक्ति था जो पूरे दिन दारू में डरा रहता था, जिसको औरतों के बड़े शौक थे और जिसको नाचने का बड़ा शौक था, ठीक है। ये दिन भर नाचता था, इस लेवल का व्यक्ति था। इसको राजपाट से कोई लेना देना नहीं है, ना ना ना, कोई हमला करे कर लो भाई, लेकिन मेरे को नाचने दो, ठीक है। तो वाइन, वुमेन और कथक फेमस चीज इसकी, बड़े अतरंगी अंदाज हैं जो मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें भी पता है ना। तो वो चीज़ें भी हैं, ठीक। इसको राजपाट से कोई लेना देना नहीं है, पूरा राजपाट कौन चला रहा है? निज़ाम उल मुल्क साहब चला रहे हैं, ठीक है। होता ये है कि निज़ाम उल मुल्क पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वजीर बना दिए जाते हैं। ध्यान रखना, जिसे जो भी राजा बनाता है ना, उस व्यक्ति को फिर लास्ट में जाके वजीर बना दिया जाता है। अब क्योंकि ये अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, पूरा सब संचालन कर रहे थे, निज़ाम उल मुल्क के भी लोगों ने फिर बाद में कान भरने शुरू कर दिए कि भाई ऐसा है कि ये देखो, ये तुमसे बड़ा ये हीरो बन रहा है और तुम यहाँ नाचने में लगे पड़े हो। तो निज़ाम उल मुल्क की फिर आगे चल के
इससे क्या नाम है इस बेवकूफ़ का, रंगीला से बनती नहीं है। 1724 में निज़ाम उल मुल्क अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और हैदराबाद चले जाते हैं। बोलते हैं कि भाई तू मर, है ना, मेरे को तेरा वजीर नहीं बनना है, मैं जा रहा हूँ एज ए गवर्नर के तौर पे, मैं अपना डिमोशन कर रहा हूँ और मैं एज ए गवर्नर के तौर पे चला जाता हूँ हैदराबाद। और आगे चल के हैदराबाद में निज़ाम बन जाते हैं। ठीक है, यानी 1724 में इन्होंने भी छोड़ दिया इसे। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है डिक्लाइन और फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अब एक चीज़ समझना, अगर इस पूरी सिनेरियो को समझो तो आप एक चीज़ समझना कि मुगल एम्पायर इतना पावरफुल क्यों हुआ। तो दो चीज़ समझ लो कि इतना पावरफुल क्यों हुआ और फिर इसका डिक्लाइन क्यों होता है। ठीक है, तो राइज ऑफ मुगल्स, राइज ऑफ मुगल्स, पहला कारण जब मुगल्स एम्पायर स्टार्ट होता है, यानी अकबर के टाइम पे बेसिकली ठीक से इस्टेब्लिश होता है, तो अकबर ने लोग बनाए थे। ठीक है, अकबर ने ज़्यादा एरिया नहीं जीते, लेकिन उसने अपने भरोसेमंद लोग बनाए। मराठाओं में अपने भरोसेमंद लोग बनाए, अपने उसने राजपूतों में भरोसेमंद लोग बनाए, और जो रीजन्स हैं वहाँ पर अपने भरोसे के लोग बनाए, यानी ट्रस्ट क्रिएट किया, ट्रस्टेड पीपल्स के साथ काम किया। ठीक है, और लोगों ने इस पर भी भरोसा किया, अकबर पर भी भरोसा किया। द रीजन की मैच्योर पर्सनैलिटी था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि अनपढ़ था लेकिन फिर भी चीज़ों को समझता था, दूसरों की बात सुनता था, सिर्फ अपनी नहीं कहता था, तो रेडी टू एक्सेप्ट द सजेशंस। तो ट्रस्ट बड़ा था मुगल एम्पायर पर, नहीं राजा पर ट्रस्ट था और राजा को लोगों पर भी ट्रस्ट था, भरोसे के लोग। दूसरा बड़ा कारण था इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आते हैं, टोडरमल साहब लेकर आते हैं, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, जिससे एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, है ना। तो आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए, आपके पास लॉयल फ्रेंड्स हैं, तो आप किसी पर भी कब्जा कर सकते हो। बस दोस्त सच्चे होने चाहिए और पैसा जेब में होना चाहिए, फिर तो आप किसी से भी लड़ जाओ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। तीसरा बड़ा कारण रिलीजियसली टॉलरेंट, इसकी इमेज थी, उसने बड़ा हेल्प किया कि हर बार लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग वैसे ही मान गए कि अरे अकबर हो, हाँ भाई अकबर हैं, अरे तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, क्या चाहिए कि हम सम्राट और हम तुम हमारे अंडर काम करो, कि ठीक है तुम्हारे जैसे राजा के साथ काम करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो लोग वैसे ही सरेंडर कर देते थे, वैसे ही उसे अपना राजा मान लेते थे। तो रिलीजियस टॉलरेंट। ठीक है, अब आप कहोगे सर रिलीजियस टॉलरेंट का कोई एग्जांपल बताओ, तो शाह ए कुल, सॉरी सुलह ए कुल करके उसने एक मीटिंग करता था, ठीक है, जिसमें डिफरेंट रिलीजन के जो एक्सपर्ट्स होते थे वो आते थे, चर्चाएं करते थे, ज्ञान धारा बहती थी, ये ठीक है। हर बार इसने लड़ाई का रास्ता नहीं चुना, इसका जो राज करने का तरीका था बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा मतलब मस्त था। इसने कहा लड़ाई करने की जरूरत क्या है, उसकी लड़की है ना, हाँ है, तो शादी कर लेते, रिश्तेदारी बना लेते। अच्छा लड़की नहीं है उसके घर में, दोस्ती कर लेते हैं, दोस्त तो बन ही सकते हो। तो दोस्ती और रिलेशंस इसने बनाए, पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशंस चलाई, सभी के साथ दोस्ती संबंध, सबको जो चाहिए वो दिया, सम्मान चाहिए सम्मान ले जाओ, पैसा चाहिए पैसा ले जाओ, प्रांत चाहिए प्रांत ले जाओ, यानी कंसिलिएशन। पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन, ये 4 मेजर रीजन थे कि मुगल्स इतने पावरफुल हो पाए। अब जो फेज आया, ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं, आपस में ही राजा को वजीर पे ट्रस्ट नहीं है, वजीर को राजा पे ट्रस्ट नहीं है, तो दूसरे राजाओं पे होगा ट्रस्ट कैसे, तो ट्रस्ट खत्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म कर नहीं रहे क्योंकि सब नाचने में लगे पड़े हो, है ना, सब अपने अपने पर्सनल बेनिफिट देखने में लगे पड़े हो, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। ठीक है, कंसिलिएशन तुम कर क्या लोगे, इनके
गिरने का कारण देख लेते हैं। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, तो राइज देख लिया था, अब देख लेते हैं फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर वही गिरता है, कारण पहला वही ट्रस्ट इशू, तुमको पता नहीं है किस पर भरोसा करना है, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म कर नहीं रहे हो, नो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक, पहले जो, अच्छा देखो मुगल्स के टाइम, अकबर के टाइम पे जो राजा हुआ करते थे, है ना, मैंने कहा वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, है ना? और क्योंकि मुगल एम्पायर पूरा एक पर्सन ओरिएंटेड रहा है, बहादुर बाबर ले लो, हुमायूं ले लो, अकबर ले लो, औरंगजेब ले लो, बहादुर शाह, ठीक, इन सब की पर्सनैलिटीज के बेसिस पर पूरा एम्पायर चला है। कोई स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं चला, कोई स्ट्रॉन्ग संघ की वजह से नहीं चला, ट्रस्ट की वजह से नहीं चला, कोई कह सकते हो कोई उसकी वजह से नहीं चला, एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड रहा है। और सेंटर पर जब जब भी पर्सनैलिटी आई, हर एम्पायर्स का डिक्लाइन हुआ है। अच्छा ये सिर्फ मुगल्स के लिए नहीं है, देखो एक चीज़ समझना, ये हर राजा के लिए, जितना इतिहास में देख लोगे, जब जब सेंटर में जब जब जो हेड है, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो हेड है वो वीक पर्सनैलिटी का आया, तब तब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो देश डिक्लाइन हुआ है। समझ रहे हो, ये बेसिक फैक्ट है। चाहे आप अपनी कोई कंपनी हो, उसमें का अगर हेड अगर कमज़ोर है तो पूरी कंपनी कमज़ोर हो जाएगी। अगर कंट्री है, अगर प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर है तो पूरी कंट्री कमज़ोर हो जाएगी। समझ गए? अगर घर है आपका और घर में जो सदस्य मुखिया है, अगर वो कमज़ोर पर्सनैलिटी का है तो पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। पर्सनैलिटी मैटर करती है। और तुम WWE वाले से क्या पर्सनैलिटी की उम्मीद करोगे? लास्ट है एग्रेशन, ठीक है, जिसका रिजल्ट होता है सिविल वॉर। इन सब चीजों की कमी की वजह से क्या होता है? सिविल वॉर। इनसे पहले औरंगजेब था, उसने इन सब चीजों को कंट्रोल करके रखा था। तो औरंगजेब की पॉलिसीज, औरंगजेब के स्ट्रक्चर में, इसमें स्ट्रक्चर में समझो, ट्रस्ट इशू खत्म, नो इकोनॉमिक रिफॉर्म, पर्सनैलिटी सेंट्रिक और एग्रेशन। पर्सनैलिटी सेंट्रिक औरंगजेब की वजह से एम्पायर टिका रहा। जब कोई मजबूत नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? सिविल वॉर होगा। सब लोग ये सोचेंगे कि कैसे न कैसे इसमें जो भी हिस्सा मिल सकता है ले लिया जाए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? ये कब तक रहता है? 1748 तक। 1748 के बाद की कहानी मैं आपको बताऊंगा। लिंक है कहानी असल में, ये सिंगल राजा के ऊपर नहीं चलेगी। फिर आपको बंगाल भी देखना पड़ेगा और जो फॉरेन अटैक हुए हैं उनको भी देखना पड़ेगा। ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।